बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें यूनिट नंबर 4 जो है वो CHN का डिस्कस करना था। इसमें हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीजेज आ जाती हैं बेसिकली। इसमें सबसे पहले चैप्टर कंटेंट्स के अंदर आपने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन जो है इसकी जो कि आपने पढ़नी है। उसके बाद कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस को जो है ना उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, कोलरा है, डेंगू है, डिप्थीरिया है, मलेरिया है, मीजल्स, मम्प्स, ब्रटिसेस वगैरह। ये कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर जो है ना वो थोड़ी थोड़ी डिस्कस की होंगी। तो ये सारी जो है वो आपके यूएचएस के कंटेंट के अंदर शामिल है और ये आपने करनी है। कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ मूव करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि बिल्कुल स्टार्ट में दी हुई हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे कि टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है कि इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है, इन्फेक्शन क्या होता है? आपके पास द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द ह्यूमन होस्ट। कि अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाते हो या उनको जो है वो बेचते हो किसके अंदर, ह्यूमन होस्ट के अंदर। उसके बाद क्या होता है, उस होस्ट के अंदर जाके वो मल्टीप्लाई करते हैं और उस होस्ट के अंदर जो है वो कोई बीमारी को जो है वो डिजीज कॉज करते हैं, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास इन्फेक्शन आ जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द ह्यूमन होस्ट, और ये चीज फॉलोड बाय देयर मल्टीप्लिकेशन विद इन द बॉडी एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। ठीक है, उस चीज को हम इन्फेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्फेस्टेशन की टर्म आ जाती है। इन्फेस्टेशन क्या होता है कि अगर कोई पैरासाइट है जो कि इंसान की बॉडी के अंदर है या उसके ऊपर है तो उसको हम कहते हैं इन्फेस्टेशन। ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ हैविंग अ पैरासाइट इन द बॉडी। ठीक है, जिसमें आपके पास आर्थ्रोपोड जा सकते हैं या एनिमल पैरासाइट्स आ सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है इन्फेस्टेशन। ठीक है, उसके बाद कंटामिनेशन आ जाता है। कंटामिनेशन क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट अगर आपकी बॉडी सरफेस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वो आपके क्लॉथ के अंदर, आपकी बेडिंग के अंदर, टॉयज के अंदर या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे ये आपके पास क्या हो गई है, कंटामिनेशन हो गई है। ठीक है, और पोल्यूशन क्या होता है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑफेंसिव, यानी इस तरह के सब्सटेंसेस जो कि जरूरी नहीं कि आपके लिए इन्फेक्शियस ही हों, ठीक है, लेकिन ऑफेंसिव हो सकते हैं। ऑफेंसिव मतलब जो आपको इरिटेट कर सकते हैं। इस तरह के जो केमिकल्स हैं उनकी प्रेजेंस जो है आपके पास पोल्यूशन आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आया इन्फेक्शन, फिर इन्फेस्टेशन, कंटामिनेशन और फिर हमारे पास पोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज आ जाती है। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है? अ क्लिनिकली मैनिफेस्ट डिजीज ऑफ मैन और एनिमल रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन। सारी बात है, जो भी डिजीज इंसान को इन्फेक्शन की वजह से जो है वो कॉज होती है उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज है। जिसमें हमारे पास कोल्ड आ जाता है, मीजल्स आ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस एंड चिकन पॉक्स वगैरह जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास एपिडेमिक है। एपिडेमिक क्या होती है? एपिडेमिक द अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन। यानी अगर हम कहें कि अगर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है कि डिजीज ने इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ अक्कर होना है, अगर वो डिजीज जो है वो अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से एक्सेस अमाउंट में जो है वो अपीयर हो रही है, अनयूजुअल अपीयर होती जा रही है, बार बार उसकी अपीयरेंस हो रही है, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास एपिडेमिक है। ठीक है, एपी मीन अपॉन, डेमोस मीन पीपल, तो हमारे पास इस तरह की डिजीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। इसमें आपके पास कॉलरा की जो है वो एपिडेमिक आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो एपिडेमिक कॉलरा की, पेंडेमिक में बाकी आपके पास डिजीज आएंगे जैसे कॉमन कोल्ड। लेकिन आपने एग्जांपल्स जो है वो इनको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, कॉलरा की जो है वो एपिडेमिक होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंडेमिक क्या होता है। ठीक है, एपिडेमिक की टर्म पढ़ने के बाद हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है इंडेमिक क्या होता है। इंडेमिक हमारे पास होता है द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट विद इन अ गिवन जियोग्राफिक एरिया। यानी अगर आपके पास एक डिजीज या कोई इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट है, ठीक है, किसी भी एरिया के अंदर, तो हम उसे कहते हैं इंडेमिक। इंडेमिक में आपके पास एग्जाम्पल आती है कॉमन कोल्ड की। ठीक है, स्पोरेडिक क्या होता है? स्पोरेडिक के नाम से ही देखें जो है ना वो चीज आती है स्कैटर्ड अबाउट, ठीक है, फैलना। यानी अगर एक बीमारी या एक डिजीज जो है वो हैप्पैजेडली फैल रही है, इरेगुलर उसका पैटर्न है, टाइम टू टाइम, इनफ्रीक्वेंटली जो है वो होती है, मतलब अगर आपके पास एक दफा हुई है वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है। ठीक है, और बाद में जो है वो दोबारा भी हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं स्पोरेडिक। ठीक है, इसका कोई कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपको पता नहीं होता, बस वो रैंडमली जो है ना वो आपकी स्कैटर्ड अबाउट हो जाती है, उसे हम कहते हैं स्पोरेडिक। और स्पोरेडिक में आपके पास herpes zoster की एग्जांपल आ जाती है, या मेनिंजाइटिस की डिजीज जो है उसकी हमारे पास उसका इन्फेक्शन जो है वो आपके पास स्पोरेडिक में आता है।
उसके बाद आप पेंडेमिक पढ़ते हो, तो पेंडेमिक का मतलब ये है कि कोई इस तरह की एपिडेमिक जो कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को जो है वो इफेक्ट करती है, इसको हम कहते हैं पेंडेमिक। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा जियोग्राफिक एरिया को जो है ना वो कवर कर रही होती है। ठीक है, सो हम क्या कहते हैं पेंडेमिक। और उसके बाद एग्जॉटिक है। एग्जॉटिक हमारे पास इस तरह की डिजीजेज होती हैं कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री से जो है ना वो इम्पोर्ट की जाती हैं। ठीक है, मतलब जैसे दे आर इम्पोर्टेड इनटू अ कंट्री इन विच दे डू नॉट अदरवाइज अकर। यानी अगर एक पर्सन था वो बाहर के फॉरेन कंट्री में चला गया, बाहर के मुल्क जाने के बाद वहां से उसको डिजीज हुई और वो बाद में अगर पाकिस्तान वापस आया, ठीक है, उसके अंदर वो डिजीज जो है दोबारा पाई जा रही है, तो उसे हम कहते हैं ये एग्जॉटिक डिजीज है, यानी जो बाहर से डिजीज लेकर अपने मुल्क में जो है ना वो आया। ठीक है, उसके बाद होस्ट आ जाता है आपके पास। होस्ट की, और होस्ट की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होस्ट क्या होता है प्लस होस्ट की जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये चीज आपने जरूर करनी है। होस्ट हमारे पास क्या होता है, एक पर्सन या एनिमल डेट अफोर्ड लॉजमेंट टू एन इन्फेक्शियस एजेंट अंडर नेचुरल कंडीशन। मतलब होस्ट हमारे पास इस तरह का पर्सन है या एनिमल भी हो सकता है जो कि क्या करेगा, जो कि इन्फेक्शन को अपने अंदर रखेगा, इन्फेक्शन को अपने अंदर जगह देगा, इन्फेक्शन को अपने अंदर उसकी लॉजमेंट करेगा, उसे हम कहते हैं होस्ट। ठीक है, होस्ट आपके पास जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं। एक ओब्लिगेट होस्ट होता है जो कि ओनली होस्ट होता है, जैसे अगर मीजल्स है तो उसमें सिर्फ मैन ही होस्ट है उसका। ठीक है, मीजल्स का इन्फेक्शन सिर्फ मैन में ही होगा। ठीक है, या टाइफाइड फीवर है तो उसका भी इन्फेक्शन सिर्फ मैन में होगा, तो इसको हम कहते हैं ओब्लिगेट होस्ट। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट। प्राइमरी डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है, जिसमें पैरासाइट अटेन मैच्योरिटी और पासिस थ्रू इट्स सेक्सुअल स्टेज। ठीक है, जिसमें पैरासाइट जो होता है वो मैच्योर हो रहा होता है, जिसमें पैरासाइट मैच्योर होता है या अपने सेक्सुअल स्टेज से गुजर रहा होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट आ जाता है। सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट इस तरह का होस्ट होता है जिसमें पैरासाइट अपनी लार्वा या ये सेक्सुअल स्टेट में होता है। ठीक है, सेकेंडरी उसके कहते हैं सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट होस्ट आ जाता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है अलाइव तो होता है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट वगैरह उसकी नहीं हो रही थी, सिर्फ ऑर्गेनिज्म अलाइव होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है ट्रांसफर होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट होस्ट। तो हमने होस्ट की जो है वो डेफिनेशन करनी है इसमें से, और इसकी टाइप्स करनी है कि ऑब्लिगेट होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट होता है, उसका दूसरा नाम डेफिनेटिव होस्ट है, फिर सेकेंडरी होस्ट है, उसका दूसरा नाम इंटरमीडिएट होस्ट है, फिर ट्रांसपोर्ट होस्ट होता है। ठीक है, ये आपके पास होस्ट और होस्ट की डेफिनेशन आ जाती हैं। जोनोसिस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोनोसिस बेसिकली आपके पास जो भी इंफेक्शन ट्रांसमिसिबल होता है नेचुरल कंडीशंस के अंदर, कहाँ से कहाँ पे, एनिमल से जो है वो मैन में जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज जो भी ट्रांसमिट होती है कहाँ से, एनिमल से मैन के अंदर, उसे हम कहते हैं जोनोसिस। ठीक है, एंथ्रोपोजोनोसिस होती है जो कि मैन से एनिमल्स के अंदर जाती है, जैसे कि रेबीज है, प्लेग है। जोन एंथ्रोपोनोसिस होती है जो कि मैन से एनिमल्स में जाती है। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन जो कि मैन से एनिमल्स में जा रहा है और कोई भी इन्फेक्शन जो कि एनिमल से मैन में जा रहा है। एपिजोटिक क्या होता है, किस तरह की आउटब्रेक जो कि मोस्टली एनिमल पॉपुलेशन में होती है, उसे हम कहते हैं एपिजोटिक। ठीक है, इस तरह की एपिडेमिक जो कि एनिमल पॉपुलेशन में होती है। और एनजोटिक क्या होती है, कोई एंडेमिक जो कि एनिमल्स में होती है उसे एनजोटिक कहते हैं। ठीक है, एपिजोटिक यानी कोई सी भी एपिडेमिक जो कि जानवरों के अंदर पाई जा रही है, जानवरों की पॉपुलेशन के अंदर। एनजोटिक कोई सी भी एंडेमिक जो कि एनिमल्स के अंदर पाई जा रही है, जैसा कि एंथ्रेक्स है, रेबीज है। ठीक है, ये सारा कुछ हमारे पास एनजोटिक एग्जाम्पल में आ जाता है। उसके बाद आपके पास जो है ना ये क्रॉस इन्फेक्शन की टर्म आ जाती है। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्सन जिसको एक डिजीज हुई है वो हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट हुआ है, ठीक है, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसने कोई न्यू इन्फेक्शन जो है वो कैरी कर लिया, ठीक है, कोई पर्सन से जो है वो नया इन्फेक्शन जो है वो कैरी कर लिया, इसे हम कहते हैं, यानी वो कोई दूसरी डिजीज से सफर कर रहा था, उसने उस पर्सन से वो वाला इन्फेक्शन कैरी किया, इसे कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमारे पास एक इस तरह की टर्म होती है, इस तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि जब इंसान की इम्यूनिटी जो है वो लो हुई होती है। ठीक है, जैसे कि एड्स वगैरह में उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत लो होती है। ठीक है, तो जब एक पर्सन की इम्यूनिटी लो हुई तो इन्फेक्शन को क्या मिल गई, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो जो है वो क्या कर सकता है, इसके अंदर उस पर्सन के अंदर जो है वो जा सकता है और होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। दिस इज द इन्फेक्शन बाय एन ऑर्गेनिज्म that take the opportunity provided by low resistance in host defense to infect the host and hence the disease। ठीक है, और फिर उसके बाद डिजीज कॉज करे, जैसे हर्पिस हर्पिस सिम्प्लेक्स है ना, हर्पिस सिम्प्लेक्स हमारे पास मोस्टली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में आता है। ठीक है,
आइट्रोजेनिक डिजीज क्या होता है हमारे पास? एक इस तरह की डिजीज जिसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंस हो, ठीक है। एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, मतलब अब आपने क्या की है, एक प्रोसीजर किया है, ठीक है। कोई इस तरह का प्रोसीजर किया जो कि इंसान के लिए जरूरी था, ठीक है, लेकिन उस प्रोसीजर को करने के बाद इंसान के अंदर कोई इम्पेयरमेंट आ गई, कोई हैंडीकैप या कोई डिसेबिलिटी आ गई, ठीक है। हो सकता है कि वो कि फिजिशियन की प्रोफेशनल एक्टिविटी, ठीक है, ना हो, मतलब प्रोफेशनल एक्टिविटी, फिजिशियन ने कोई काम किया, फिजिशियन ने ही कोई प्रोसीजर किया जिसकी वजह से इंसान के अंदर कोई इम्पेयरमेंट, कोई हैंडीकैप या कोई डिसेबिलिटी आ गई है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं आइट्रोजेनिक डिजीज। जैसे कि रिएक्शन टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का जो रिएक्शन होता है मोस्टली क्या होता है, लोगों को पेनिसिलिन लगती है, उसके बाद उसका रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। या अगर एक्सरे वगैरह पेरेंट्स के एक्सरे करवाते रहते हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर मोस्टली ल्यूकीमिया हो जाता है, ठीक है। या एक बच्चे की ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई है, उसके अंदर हेपेटाइटिस बी फैल गया, ये सारा कुछ आपके पास आइट्रोजेनिक डिजीज में आता है। कि इस तरह का कॉन्सिक्वेंस जो कि आपने कोई प्रोसीजर किया है, कोई फिजिशियन ने प्रोसीजर किया है, उसके नतीजे में एक पर्सन की इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप या कोई डिसेबिलिटी आ गई या उसकी डेथ हो गई, उसे हम कहते हैं आइट्रोजेनिक डिजीज, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखिए आता है इरेडिकेशन। क्या होता है इरेडिकेशन? बेसिकली यानी टर्मिनेट कर देना, जितने भी इन्फेक्शन है उनको आपने टर्मिनेट कर देना है थ्रू सर्विलेंस एंड कंटेनमेंट, उन्हें हम कहते हैं इरेडिकेशन। फोमाइट्स हमारे पास जितने भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी आपकी बेडिंग है, आपके पिल्लो हैं, आपके टॉवल्स हैं, बुक्स हैं, ये सारा कुछ फोमाइट्स होता है, ठीक है। डिजीज ट्रांसमिशन की डायनामिक्स, ये भी क्वेश्चन अक्सर इस तरह से ही आ जाता है कि व्हाट इज द डायनामिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, ठीक है, वो आपने बताना है। तो इसमें आपके पास चेन ऑफ इन्फेक्शन आ जाता है। चेन ऑफ इन्फेक्शन बेसिकली डायनामिक्स है कि डिजीज किस तरह से ट्रांसमिट होती है, एक चेन के थ्रू ट्रांसमिट होती है। उसमें सबसे पहले आता है सोर्स एंड रिजर्वायर, ठीक है। सोर्स एंड रिजर्वायर में आपके पास क्या आता है? सोर्स एंड रिजर्वायर आता है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, और ससेप्टेबल होस्ट। ये तीन चीजें होनी चाहिए किसी भी इंफेक्शन की चेन को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास सोर्स एंड रिजर्वायर अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसमें देखें सोर्स क्या होता है? पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट इज पास्ड टू द होस्ट, ठीक है। मतलब सोर्स एक इस तरह की चीज है जहां से इन्फेक्शियस एजेंट निकलेगा और होस्ट तक जो है वो पहुंचेगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं सोर्स। रिजर्वायर क्या होता है? एनी पर्सन, ठीक है, सॉइल और सब्सटेंस इन विच एन इन्फेक्शियस एजेंट लिव एंड मल्टीप्लाई, वहां से तो सिर्फ उसने निकलना था और जाना था। रिजर्वायर इस तरह की चीज होती है जहाँ पे कोई इन्फेक्शन जो है वो स्टे करता है, लाइव यानी रहता है, और मल्टीप्लाई भी करता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है और बाद में ट्रांसमिट भी दूसरे में हो जाता है। जैसे हुकूम इन्फेक्शन में सॉइल जो है वो एक सोर्स है, ठीक है, और ह्यूमन जो है वो एक रिजर्वायर है। अब रिजर्वायर की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक ह्यूमन रिजर्वायर होता है यानी जिसमें चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन से ही ट्रांसमिट होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट सोर्स है रिजर्वायर का वो ह्यूमन होता है, ठीक है। केस, अब इसमें देखें सबसे पहले ह्यूमन रिजर्वायर की भी दो चीजें हो सकती हैं, ह्यूमन केस भी हो सकता है और कैरियर भी हो सकता है। केस क्या होता है? केस एक इस तरह का पर्सन होता है जिसको हमने पार्टिकुलर डिजीज के लिए रखा होता है, यानी उसके अंदर डिजीज ट्रांसमिट हो चुकी हुई है, अब हमने उसको स्टडी करने के लिए रखा हुआ है। इसमें प्राइमरी केस भी हो सकता है। प्राइमरी केस इस तरह का केस होता है कि जो डिजीज पहली दफा इंट्रोड्यूस हुई हो, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी में कोई डिजीज पहली दफा इंट्रोड्यूस हुई है उसे हम कहेंगे प्राइमरी केस। इंडेक्स केस क्या होता है? सॉरी, फर्स्ट केस जो कि स्टडी नहीं था हुआ तब तक जो भी पहला केस आता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी केस, ठीक है, जो भी पहला केस होता है। जो इंडेक्स केस होता है वो वाला पहला केस होता है जो कि इन्वेस्टिगेटर की जो है ना वो नजर में पहली दफा आता है, ठीक है। अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, मतलब लोगों ने उसको देखा ही पहली दफा होता है। प्राइमरी केस होता है फर्स्ट केस ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पॉपुलेशन यूनिट बीइंग स्टडीड, ठीक है। मतलब अगर आपने एक पॉपुलेशन को आप स्टडी कर रहे थे, ठीक है, उसमें जो भी पहला केस आपको मिला वो आपका प्राइमरी केस होगा। इंडेक्स केस इस तरह का पहला केस है जो कि आपको इंट्रोड्यूस ही अभी हुआ है, ठीक है। प्राइमरी केस उससे पहले भी प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो आपने वैसे मतलब स्टडी करना शुरू किया है तो आपका जो भी पहला केस होगा वो प्राइमरी केस होगा। लेकिन इंडेक्स केस वो पहला केस होता है जो कि आपको मिला ही अभी होता है, ठीक है। मतलब पहले आपकी कभी मीजल्स आपने सुना नहीं था कि कोई मीजल्स की इन्फेक्शन होता है, अब आपने देखा कि ये मीजल्स का केस आया तो ये आपके पास इंडेक्स केस आ जाएगा। सब क्लिनिकल केस इन अपेरेंट या कोवर्ट केस इस तरह का होता है जो कि होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करता है लेकिन मोस्टली उसके साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं ना वो अपीयर नहीं होते, ठीक है, उसे हम कहते हैं सब क्लिनिकल या इन अपेरेंट केस।
आगे आपके पास जो चीज़ आपने करनी है, इसमें हमने केस पढ़ लिया और कैरियर करना है उसके बाद। कैरियर क्या होता है? इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल दैट हार्बोर अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट इन द एब्सेंस ऑफ डिस्कर्नेबल क्लिनिकल डिजीज़। ठीक है? मतलब हमारे पास किस तरह का इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को अपने अंदर कैरी करता है। ठीक है? उसको हम कहते हैं कैरियर है। ठीक है? कैरियर की अब 3 तरह की टाइप्स होती हैं। टाइप, ठीक है? टाइप है, ड्यूरेशन है और बॉटल ऑफ एक्सिड है। टाइप में हमारे पास देखिए इंक्यूबेटरी, कन्वेलेसेंट और हेल्दी, ये 3 तरह की टाइप्स हैं कैरियर की। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेरी और क्रोनिक है। ठीक है? पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू अगर हम देखें तो इंटेस्टाइनल, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी और दूसरी कुछ। ठीक है? ये सारी हमारे पास कैरियर की क्लासिफिकेशन है। अब उन्होंने ना इसको थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है इस सबको। इंक्यूबेटरी कैरियर हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज़। ठीक है? इसे हम कहते हैं इंक्यूबेटरी कैरियर। मतलब वो अभी अपने इंक्यूबेशन पीरियड में होते हैं, यानी इस तरह का पीरियड जिसमें वो दूसरों को इन्फेक्शन एजेंट ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है? उसी में वो क्या करते हैं, अपने इन्फेक्शियस एजेंट को शेड आउट कर देते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इंक्यूबेटरी कैरियर। कन्वल्सेंट कैरियर वो उस ड्यूरेशन में जो है वो अपनी डिजीज शेड आउट करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कन्वालेसेंस, यानी इतनी इनएक्टिविटी की जो है ना, इनएक्टिविटी की स्टेज के अंदर जो अपना डिजीज को जो है वो शेड करते हैं कन्वल्सेंट कैरियर। एग्जाम्पल्स आपने ज़रूर करनी है, टाइफाइड है, डायसेंट्री है। ठीक है? हेल्दी कैरियर कौन से होते हैं? जो आपको शक्ल से तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। ठीक है? लेकिन उनके अंदर जो है ना वो डिजीज़ शेडिंग करने की कैपेसिटी होती है। जिस तरह के पोलियो के जो बच्चे होते हैं वो वैसे आपको शायद ठीक लगें, लेकिन वो अपनी डिजीज़ इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो इस तरह के कैरियर होते हैं जो कि शेड आउट करते रहते हैं। टेम्परेरी कैरियर जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए होते हैं। क्रोनिक कैरियर जो कि इनडेफिनिट पीरियड यानी बहुत लॉन्ग और जो है ना वो टाइम तक अपने इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा आया हुआ है कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। ठीक है? और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। ठीक है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होती है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन में देखिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है? ठीक है? और हमारे पास जो है ना डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। ठीक है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कॉन्टैक्ट विद सोइल है, इनोकुलेशन इनटू द स्किन है, ट्रांसप्लेसेंटल जो है वो हमारे पास आ जाती है ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकती है। ठीक है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती है, या आप सॉइल के साथ जब कॉन्टैक्ट करते हैं या स्किन के अंदर, ये सारी हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन के जो है ना वो टाइप हैं। अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन में देखें आपके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जैसे कि एसटीडीज वगैरह होते हैं, टचिंग के जरिए, किसिंग के जरिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो है वो हो रही थी, ये आपके पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। ठीक है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी ड्रॉप्स वगैरह के जरिए, स्लाइवा के ड्रॉप्स, नेजल, स्नीजिंग, ये सारा कुछ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है? इसमें टीबी, कफ वगैरह आ जाते हैं। सॉइल के जरिए जैसे कि टेटनस है, हुकवर्म डिजीज है। ठीक है? ये सारा कुछ सॉइल के थ्रू। स्किन के अंदर इनोकुलेशन जैसे कि आपके पास आता है कि रेबीज वगैरह जो नहीं, स्किन की मोस्टली डिजीजेस होती हैं। टॉर्च बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपने याद रखनी है इसकी निमोनिक। टॉर्च से क्या क्या चीजें बन रही होती है? टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, अदर्स ओ से अदर्स, आर से रूबेला वायरस भी हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस, हर्पिस वायरस। ठीक है? ये हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन कौन सी ट्रांसमिशन है ये आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, मतलब आपको फिंगर टिप्स पे ये सारी होनी चाहिए। ठीक है? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में व्हीकल बोर्न है, यानी जो भी वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू जो भी डिजीजेस ट्रांसमिट जो है ना वो होती हैं, उनको हम कहते हैं व्हीकल बोर्न। ठीक है? उसके बाद आपके पास डिजीज ट्रांसमिटेड बाय फूड कौन कौन सी हैं? हेपेटाइटिस, टाइफाइड फीवर। ठीक है? कोलेरा है, हेपेटाइटिस बी ब्लड के थ्रू होता है, मलेरिया भी ब्लड के थ्रू। वेक्टर बोर्न में आपने याद रखना है वेक्टर होता क्या है? वेक्टर यानी जो भी ट्रांसपोर्ट करेगा एक इन्फेक्शियस एजेंट को, उसे हम वेक्टर कहते हैं। और ये डिजीज कौन कौन से ट्रांसमिट करता है? मलेरिया। ठीक है? एयरबोर्न आ जाता है। ड्रॉपलेट होते क्या? ड्रॉपलेट का साइज कितना होता है? एमसीक्यूज में आता है मोस्टली 1 to 10 माइक्रोन। ठीक है? ये आपने साइज जो होता है वो इसका जरूर याद रखना है, 1 to 10 माइक्रोन। और जो डिजीज ट्रांसमिट करता है टीबी, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है? तो ये आपके पास ड्रॉपलेट आ जाता है। डस्ट के थ्रू जो हमारे पास डिजीजेस ट्रांसमिट होती हैं, निमोनिया है। ठीक है? टीबी को टीबी है। ठीक है? कोक्सीडियोडिमोसिस, मिकोसिस है, स्ट्रेप्टोकोकल है, स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन आ जाते हैं। ये सारे डिजीजेस हो गए हैं। उसके बाद ये स्टेजेस है यहाँ पे लिखी हुई, स्टेजेस ऑफ सक्सेसफुल पैरासिटिज्म, यानी कौन कौन से स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले एक पोर्टल ऑफ एंट्री जो है वो होनी चाहिए। ठीक है?
इन्फेक्शियस एजेंट के बाद एक पोर्टल ऑफ एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास क्या होता है कि मस्ट रीच द साइट ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। मतलब उसके पास जो है ना एक साइट होनी चाहिए जहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई कर सके। फिर वहां से निकलना भी है उसने, क्योंकि उसने कहीं और जगह पे भी जाना है, ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जिट भी होना चाहिए, ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जिट होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिज्म मस्ट सर्वाइव इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके लिए सर्वाइवल का जो है ना वो प्रॉपर एरिया होना चाहिए उसके पास। ये सारी चीजें उसकी कह लो कि उसमें है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है कि जिसमें उन्होंने बताया डिजीज है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना है, इन्फेक्टिव पीरियड इतना है। अब ये बच्चों को मोस्टली याद तो नहीं होता, लेकिन यह है कि कभी कभी इस तरह होता है कि उसके अंदर एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड में टाइम इंटरवल बिटवीन के इन्फेक्शन एजेंट जब ट्रांसमिट होता है और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम कब उसको जो है ना वो अपीयर होती है, इसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड मतलब 50% केसेस जो है जब अक्कर होते हैं, एक्सपोजर हुआ, उसके बाद 50% केसेस जब अपीयर होंगे, उसे हम कहते हैं मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड। एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है प्राइमरी केस और जो सेकेंडरी केस है उसके दरमियान का जो टाइम होता है एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। और कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, ये अक्सर वाइवा में पूछा जाता है। वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपने बताना होता है कि रिजर्वायर को कंट्रोल करके, ठीक है। पहली चीज ये है। दूसरी आपके पास चीज यहाँ पे आती है अंडरलाइन मेन मेन को करना है आपने, कि रिजर्वायर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप सोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और आप एजेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, हमने बताया था कि रिजर्वायर को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले उसको डायग्नोसिस करें, फटाफट नोटिफाई करें, आइसोलेट करें पर्सन को, क्वारंटीन करें, यानी आइसोलेशन करना है अपने हेल्दी ट्रैवलर्स की, ठीक है। इन्फेक्टेड एरिया से उनको सेपरेट कर देना है। क्वारंटीन करने के बाद डिसइंफेक्शन के तरीके जो है वो आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा डिसइंफेक्शन को बताया हुआ उन्होंने, ठीक है। एजेंट्स बताए हुए डिसइंफेक्शन के, आप कहाँ कहाँ से या एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है आप ट्रांसमिशन ना होने दें, ठीक है। पहला हमने पढ़ लिया रिजर्वायर को कंट्रोल करना है, दूसरा ये है ट्रांसमिशन नहीं होने देनी, ठीक है, यानी वो बॉडी के अंदर एंटर ही ना हो। और तीसरा ये कि आपने होस्ट को कंट्रोल करना है। होस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग, आप उसकी इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन करवाएं, उसकी एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ये सारी, ठीक है। और उसके बाद हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। और कीमो प्रोफाइलैक्सिस, यानी आप कुछ ड्रग्स वगैरह दे के ट्रीटमेंट वगैरह उसका कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाता है। उसके बाद आपकी कम्युनिकेबल डिजीज बेसिकली स्टार्ट होती हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल में कम्युनिकेबल हैं, फैल सकती हैं। इन क्लासिफिकेशन में देखें तो आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। इनकी क्लासिफिकेशन में आपको आनी चाहिए। ज़ूनोसिस भी हैं कुछ, जो यहाँ से आपकी डिजीजेज जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब इनका पैटर्न, आपने जब भी ये डिजीजेस पढ़नी है तो आपको बताना चाहिए सबसे पहले आपने डिजीज है क्या, ठीक है, इसको देखना है। उसकी एपिडेमियोलॉजी को देखना होता है। एपिडेमियोलॉजी में आपने सारा देखना है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, पर्सन, ठीक है। उसकी एज, कितनी एज को ज़्यादा इफेक्ट करता है ये, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स देख लेने हैं कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपने देखना होता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी देखनी होती है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपने इनके देखने हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। जैसे आज हम सिर्फ एक पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना वो फिर इसी पैटर्न पे पढ़ा जाएगा। जैसे चिकन पॉक्स है तो ये हमारे पास वायरल डिजीज है, ठीक है। इसके ऊपर रैश हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। एपिडेमियोलॉजी देखें तो टाइम मतलब विंटर सीजन में ज्यादा होते हैं, ये चिकन पॉक्स की डिजीज जो है विंटर सीजन में ज्यादा होती है। मोर कॉमन इन ओवर क्राउडेड एरियाज में, और जो 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा इससे इफेक्टेड होते हैं। अगर आप मेल नरिश्ड होंगे या इम्यूनिटी कम होगी तो फिर भी ज्यादा इसके होने के चांसेस होते हैं। डिटर्मिनेंट्स में देखें, प्राइमरी डिटर्मिनेंट, अब चिकन पॉक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो वेरिसिला जूस्टर वायरस है, ठीक है। ये कॉज करता है सबसे प्राइमरी डिटर्मिनेंट, ठीक है। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट आपके पास कौन होता है, यानी अगर आप हाइजीन नहीं अच्छी आपकी या ओवर क्राउडिंग है तो ये भी चीज चिकन पॉक्स कॉज कर सकती है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में देखें, सिक्रेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, या स्किन एंड म्यूकोजा की लेयर्स भी हो सकती हैं। अगर कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो जब भी रैशेस अपीयर होते हैं उसके 2 दिन बाद से लेके 5 दिन तक ये कम्युनिकेबल डिजीज रहती है, ठीक है, ये फैल सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, इनडायरेक्ट ट्रांसप्लेसेंटल है। डायरेक्ट मतलब ड्रॉपलेट के थ्रू, और ट्रांसप्लेसेंटल यानी मदर से चाइल्ड में भी हो सकती है। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पर्सन होता है। पोर्टल ऑफ एंट्री रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एंटर होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 16 होता है हमारे पास चिकन पॉक्स का। उसके बाद इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, मतलब ये किस तरह से अपीयर होता है। पहले इसकी 3 स्टेज हैं, फिर ये इरप्टिव स्टेज है, इरप्टिव स्टेज है, ठीक है। और उसके बाद रैपिड एवोल्यूशन की स्टेज होती है।
प्री एपिलेप्टिक स्टेज में देखिए मतलब इसका ऑनसेट सडन होता है, फीवर भी होगा, बैक एक भी होगी, थोड़ी शिवरिंग होगी, दिल खराब होगा, ये सारा कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर होता है। ठीक है, प्री इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज में क्या होता है, रैश जो है बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इरप्शन की जो करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब अक्सर ये भी आ जाता है कि इसके अंदर जो रैश बनते हैं वो किस तरह से जो है वो बनते हैं और किस तरह से फैलते हैं। मतलब पहले वो ट्रंक के ऊपर बनेंगे, फिर उसके बाद फेस, फिर आर्म्स, फिर लेग्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, म्यूकोजल सर्फेसिस जो होती हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। एक्जिला भी इफेक्ट होता है, पाम्स एंड सोल्स होते हैं मोस्टली नहीं इफेक्ट होते हैं। उसके बाद रैपिड एवोल्यूशन की फेज आती है। रैपिड एवोल्यूशन में क्या आता है कि ये जो वेजिकल्स होते हैं या आहिस्ता आहिस्ता क्लियर फ्लूइड बनना शुरू हो जाते हैं, फिर ये रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्रस्ट बनता है। ठीक है, 4 to 7 डेज के बाद स्केबिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक टर्म उन्होंने यूज किया है, ब्लियोमॉर्फिज्म। ये कहते हैं कि जितनी भी स्टेजेस होती हैं ना रैश की, पेप्यूल, वेजिकल, क्रस्ट, ये सारा कुछ हम चिकन पॉक्स के अंदर जो है ना वो देखते हैं। इस तरह से हम इसे कहते हैं ब्लियोमॉर्फिज्म। अच्छा, फीवर हमारे पास इतना ज्यादा नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ी सी उन्होंने इन दोनों डिजीजेस को डिफरेंस किया हुआ है कि हर्पिस जोस्टर हमारे पास वेरिसीला की जो है वो ट्रांसमिशन से होता है। ठीक है, इसके अंदर रैशेस बनते हैं। और हर्पिस जोस्टर जो है आपके पास कुड आइदर बी री इन्फेक्शियस, मतलब दोबारा दोबारा भी जो है वो हो सकता है। चिकन पॉक्स जो है वो हमारे पास मतलब मोस्टली इन्फेक्शियस होता है, लेकिन यह है कि अगर ट्रीटमेंट करें तो शायद दोबारा ना हो। क्या उसके बाद ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर ये ना ट्रीट किया जाए तो, हेमरेज, निमोनिया, एंसेफ्लाइटिस। ठीक है, और रे सिंड्रोम हो सकती है। रे सिंड्रोम बेसिकली लीवर की जो डिजनरेशन है उसके साथ रिलेट की जाती है। फीटल डेथ भी हो सकती है। कंट्रोल आप किस तरह से कर सकते हैं, वही सारे तरीके हैं। नोटिफाई करना है, आइसोलेट कर देना है बच्चों को, और या जिसको भी जो है ये डिजीज होती है। ठीक है, कंकरेंट डिसइंफेक्शन है, डिसइंफेक्शन बहुत अच्छे से करनी है। क्वारंटीन नेसेसरी होती है 21 डेज तक। इम्यूनोग्लोबुलिन जिसके लिए अवेलेबल हैं आपके पास, आई 1.252 फिर 5 मिलीलीटर IM जो है वो हम लगाते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर। तो उससे जो है वो चिकन पॉक्स से आप जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके साथ। और एक वैक्सीन भी होती है इसकी, अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो फिर भी आपके पास जो है वो ये ट्रीट हो जाता है। तो इस तरह से ये मेन मेन चीज़ें होती हैं जो कि हमने एक डिजीज़ के अंदर पढ़नी होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम बाकी डिजीज़ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपके पास इतना ही है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।